Hello doctors, if you have just started your new clinic and your practice is in very nascent stage, you are seeing very few or almost no patients a day, then this video will be very helpful for you. Here we will be touching up almost 6 proven strategies which can get you lot of patients in no time. So stay tuned, video पूरा देखिए and let's figure this out. So आते हैं अपनी पहली स्ट्रैटेजी पे विच इज़ टू क्रिएट योर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल एंड इट्स ऑप्टिमाइजेशन। इससे पहले थोड़ा सा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गूगल माई बिजनेस का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, गूगल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने यूजर्स को बेस्ट रिजल्ट शोकेस करना, वो भी ऑन फर्स्ट पेज। तो जब भी कोई लोकल सर्च होता था, जब गूगल माई बिजनेस नहीं था, तो एक वेबसाइट के थ्रू ये मेकआउट करना गूगल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था कि ये पर्टिकुलर सर्विस जियो लोकेशन के हिसाब से उस यूज़र के लिए कितनी रेलेवेंट है या नहीं। इसी की वजह से गूगल ने गूगल माई बिजनेस टूल का इन्वेंशन किया। गूगल माई बिजनेस से बहुत सारे फायदे हैं जो एक लोकल बिजनेस को मिलते हैं, बिकॉज ये बनाया ही लोकल बिजनेसेस के लिए है। और आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक डॉक्टर के बिजनेस को गूगल हमेशा एक लोकल बिजनेस की तरह ही देखता है। अब अगर हमको गूगल के फर्स्ट पेज पे आना है तो क्या क्या इसके तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे ला पाएँ, या दूसरा अपनी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को गूगल के फर्स्ट पेज पे ला पाएँ। तो गूगल का थोड़ा सा एल्गोरिदम समझना ज़रूरी है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पूरे दिल्ली एनसीआर की, और सपोज़ यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, किसी पर्टिकुलर स्पेशलिटी के 2000 डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट है, तो अब आपका कॉम्पिटिशन उन 2000 वेबसाइट्स के साथ है। और सपोज़ हम कॉन्ट्रेरी टू दैट, अगर हम ये समझते हैं कि गूगल माई बिजनेस की व्यू में अगर हम इस चीज़ को देखें, तो ये समझना ज़रूरी है कि गूगल माई बिजनेस में आपने ये डाला हुआ है कि आप पर्टिकुलर किसी सेक्टर में या किसी लोकेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब गूगल आपको एक एज ए लोकल बिजनेस देखता है, तो वो 5 किलोमीटर का रेडियस, 10 किलोमीटर का रेडियस या 20 किलोमीटर का रेडियस के हिसाब से देखता है, जो भी आपका सर्विसेबल एरिया है। तो अब आपका जो कंपटीशन है पूरे दिल्ली एनसीआर का नहीं है, गूगल माई बिजनेस में आपका जो कंपटीशन है वो बहुत नैरो डाउन हो गया। सपोज कि आपकी लोकेशन में आपकी स्पेशलिटी के शायद 2000 नहीं, शायद सिर्फ 50 डॉक्टर होंगे। तो सोचिए कि 2000 और 50 कंपटीशन में कितना फ़र्क है। अब समझते हैं कि ये होता कैसे है। अगर एक वेबसाइट को हमको गूगल के फर्स्ट पेज पे लाना है तो 3 चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, आपकी वेबसाइट पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उन कीवर्ड्स का कैसे हुआ है कि जो वो यूज़र सर्च कर रहा है आपकी सर्विस के लिए। दूसरा, कि आपकी डोमेन अथॉरिटी क्या है। डोमेन अथॉरिटी बेसिकली डिपेंड करता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि धीरे धीरे जब आपकी वेबसाइट पे विजिट्स होने लगती हैं या लोग इंगेज करने लगते हैं, लोग खोजने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है। और भी कई सारे टेक्निकल फैक्टर्स हैं जो डोमेन अथॉरिटी को डिसाइड करते हैं। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके बैकलिंक्स कितने हैं। सपोज़ कि अगर आपने कुछ आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई ब्लॉग डाला हुआ है अपनी वेबसाइट पे, कि सपोज़ आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और आपने एक ब्लॉग डाला है कि नी रिप्लेसमेंट कि कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, या कैसे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, उसके बारे में पूरा डिटेल आपने एक ब्लॉग लिखा हुआ है जिसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। तो ये ब्लॉग दूसरी साइट्स पे कहाँ शोकेस हुआ है, उनकी डोमेन अथॉरिटी कैसी है, या किसी लोकल विजिबिलिटी जो भी वेबसाइट्स हैं जो कि लोकल बिजनेसेस को शोकेस करती हैं, उन पे आपकी वेबसाइट के कितने लिंक हैं या उस पर्टिकुलर ब्लॉग के कितने लिंक हैं, ये बेसिकली बैकलिंक्स होते हैं। अब आते हैं अपने गूगल माई बिजनेस के टॉपिक पे। गूगल माई बिजनेस की जो रैंकिंग है वो बेसिकली इसका एल्गोरिदम बिल्कुल अलग है। गूगल माई बिजनेस की रैंकिंग डिपेंड करती है, 80% का जो वेटेज है वो आ जाता है आपके फीडबैक्स और रिव्यूज़ पे। जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो आपको कैसा रिव्यू दे रहे हैं, कैसा फीडबैक दे रहे हैं, कितना ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं आपके बिजनेस से, या कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड है वो। और 20% इसमें भी एसईओ होता है, बिकॉज आप कुछ कीवर्ड स्टफ करते हैं जो आपके यूज़र खोज रहे हैं आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे वेबसाइट्स में बैकलिंक होते हैं वैसे ही गूगल माई बिजनेस में साइटेशंस होते हैं। बिकॉज हम बात कर रहे हैं एक लोकल बिजनेस की, और लोकल बिजनेस की बहुत सारे डिजिटल विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे जस्ट डायल हो गया, सुलेखा.com हो गया, बहुत सारे ऐसे अनगिनत प्लेटफॉर्म हैं। इनकी लिस्ट अगर देखी जाए लोकल वेबसाइट्स की, इंडिया की अगर हम बात करें तो शायद इनकी जो संख्या है वो शायद 300-400 वेबसाइट्स ऐसी हैं। तो साइटेशंस कैसे हैं? साइटेशंस में एक चीज़ बहुत क्रिटिकल है कि हम बात कर रहे थे गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट करना और उसको ऑप्टिमाइज करना। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने गूगल माई बिजनेस में डाली हुई है, चाहे वो आपका एड्रेस हो, चाहे वो आपके फ़ोन नंबर्स हो, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, या पर्टिकुलर कोई भी फेसबुक का लिंक हो, वो सारे के सारे उन सारे लोकल विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म से एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी फ़र्क है या एड्रेस को भी लिखने के तरीके में फ़र्क है, आपने लिखा है कि #3
ब्लॉक ए सेक्टर 93, और आपने दूसरी जो विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म है उसमें लिखा है आपने प्लॉट नंबर 3 हैश की जगह सेक्टर 92 ब्लॉक ए नोएडा या ब्लॉक ए ब्लॉक नोएडा। तो कुछ थोड़ा सा भी फ़र्क है तो ये आपको दिक्कत करता है। तो ऑप्टिमाइजेशन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसका हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी, वो आप देख सकते हैं। अभी आपके लिए समझना ज़रूरी है कि गूगल माई बिजनेस पे क्यों आपको फोकस करना है, बिकॉज कंपटीशन बहुत कम है और इसको अगर आपके फर्स्ट पेज ऑफ गूगल पे लाना है ये बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो जब भी आप कोई नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपको कस्टमर्स मिलें। तो गूगल माई बिजनेस ही आपका फोकस होना चाहिए। अब इसके बारे में एक चीज़ और समझना ज़रूरी है, बिकॉज 80% वेटेज जो है गूगल माई बिजनेस का वो आपके फीडबैक्स और रिव्यूज़ पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पेशेंट्स या जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है या जो आपका कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, वो आपको फीडबैक्स और रिव्यूज़ दे। तो इसके लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये करनी पड़ेगी कि जो भी आपके सोशल हैंडल्स हैं या गूगल माई बिजनेस का जो लिंक है, रिव्यू का लिंक है, इसका एक शॉर्ट लिंक आप क्रिएट कर सकते हैं और उनको एक बहुत ही जेन्युइन मैसेज के थ्रू, या अगर वो सेटिस्फाइड है कस्टमर तो उनको आप टाइम टू टाइम शूट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी प्ले करता है कि अगर पेशेंट आया है आपके पास, अगर हम एक डॉक्टर की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं तो वो अपने पेन पॉइंट को लेके आया है, वो अपनी डिजीज़ को लेके आया है, वो अपनी इलनेस को लेके आया है, तो वो ऑलरेडी साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड है या वो किसी दोस्त के साथ आया, किसी रिलेटिव के साथ आया, फिर भी वहाँ पर अगर आप उससे रिव्यू मांगते हैं वो ठीक नहीं होगा। इसका तरीका ये है कि सपोज़ आपने उसको ट्रीट किया है, आपने उसको 7 डेज़ का ट्रीटमेंट दिया है, अगर वो एक्यूट इलनेस के लिए आया है तो एक मैसेज आपकी तरफ से जाना चाहिए 7 दिन बाद कि हेलो पेशेंट, या जो भी उनका नाम है, पर्सनलाइज मैसेज होना चाहिए, बीइंग इल इज़ नॉट गुड, या इस तरीके का एक बहुत अच्छा सा मैसेज आपको फ्रेम करना पड़ेगा। वी रियली केयर फॉर यू, होप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड यू आर फीलिंग बेटर, तो वी रियली केयर फॉर यू, इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स यू मे रीच टू अस एनी टाइम ऑन दिस नंबर, रिगार्ड्स डॉक्टर XYZ। तो एक एम्पैथी मैसेज आपने किया तो उनको एक लगेगा कि हाँ भाई डॉक्टर बहुत पर्सनलाइज अप्रोच कर रहे हैं। उसके बाद 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आप एक रिव्यू के लिए एक मैसेज उनको डाल सकते हैं, ये गजब का काम करता है। तो बने रहिए वीडियो पे। आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे। सो बात करते हैं अब अपनी 4th स्ट्रैटेजी की, विच विल हेल्प यू टू क्रिएट अ लोकल ब्रांड वैल्यू एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन पावर योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स। करना ये है कि आपको कोलैबोरेट करना है, यू विल हैव टू टाई अप विद अ लोकल नेबरहुड पैथोलॉजी लैब या कोई फार्मेसी जो कि एक म्यूचुअल प्रमोशनल हेल्थ कैंप करने के लिए तैयार हों। अगर वो पैथोलॉजी लैब है तो वो कुछ बेसिक फ्री टेस्ट दे सकते हैं, अगर वो फार्मेसी है तो वो कुछ हैवी डिस्काउंट्स दे सकते हैं मेडिसिन पे, एंड यू विल हैव टू गिव अ फ्री कंसल्टेशन टू द पेशेंट्स विजिटिंग द कैंप। इस कैंप को प्लान करने के बाद यू विल हैव टू ब्रॉडकास्ट दिस इंफॉर्मेशन ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इन फॉर्म ऑफ अ कैंपेन। कैंपेन का नाम ऐसा कुछ रख सकते हो आप, स्प्रेड द वर्ड, इस तरीके से कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक इसको पहुँचाएँ, इसको शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सो दैट कि ये वहाँ तक पहुँचे जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्री हेल्थ कैंप से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट लॉट मैनी पेशेंट्स इन दिस कैंप। इस कैंप में बहुत सारे पेशेंट्स तो नहीं आएंगे, लेकिन इसका इनडायरेक्ट जो फ़ायदा होगा वो आपकी डिजिटल अथॉरिटी पे होगा, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है। ये ऐसे क्योंकि बिकॉज फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कोई भी काम किया गया है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में, और हेल्थ कैंप सीधा सीधा एक पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ है। तो और दूसरा एक फ़ायदा आपको ये मिलेगा बिकॉज जो आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स हैं उनके दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट का एक ट्रिगर जाएगा आपके लिए कि जब आप इस हेल्थ कैंप को प्रमोट करेंगे। तीसरा फ़ायदा आपको यहाँ पे सीधा सीधा ये होने वाला है, बिकॉज ये कई लोग उसको शेयर करेंगे जो आपकी कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं, जो आपके साथ टच में हैं या फॉलो कर रहे हैं अपने पेज को। तो वो लोग जब इसको शेयर करेंगे तो आपकी जो इंस्टाग्राम की और फेसबुक की फॉलोइंग है वो भी बूस्ट होगी। तो सीधा सीधा फ़ायदा आपको आपकी ब्रांड वैल्यू पे मिलेगा और एक लोकल ब्रांड अवेयरनेस जो होती है वो आपकी क्लिनिक की क्रिएट होगी इससे। तो टाइम आ गया है आज अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी 6th स्ट्रैटेजी डिस्कस करने का, जो कि है चूजिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेरी कॉशियसली। जब हम बात करते हैं किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको अच्छे से परख लें, बिकॉज ये आप लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं, तो इसमें आपका पैसा और आपका टाइम दोनों ही बहुत ही क्रिटिकल हैं।
तो कुछ चेकलिस्ट हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा और इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि ये हमारे लिए अच्छा है या ख़राब है, या ये मेरा काम कर पाएगा या ये खरा उतरेगा या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ये परखना पड़ेगा कि जो एजेंसी आप हायर कर रहे हैं उनके पास बेसिक क्लिनिकल साइंस, डिजीजेस और पेशेंट बिहेवियर की नॉलेज है भी या नहीं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपने किसी डॉक्टर की मार्केटिंग का काम किया या किसी हॉस्पिटल की मार्केटिंग का काम किया है, और अगर किया है तो क्या आप मुझसे कुछ कंटेंट शेयर कर सकते हैं कि आप किस तरीके का कंटेंट बनाते थे उनके लिए और उससे उनको क्या फ़ायदा मिला। जब आप कंटेंट को देखेंगे तो बीइंग अ डॉक्टर आपको ही समझ में आ जाएगा कि वो कितने पानी में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो स्टेक है वो गूगल माई बिजनेस, फेसबुक और इंस्टाग्राम इन ट्रायो के बीच में चल रहा है। यही आपको बूस्ट देते हैं, यही आपको पेशेंट देते हैं, यही आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट करते हैं। तो इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्टाइज उस कंपनी के पास है या नहीं, उस एजेंसी के पास है या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आपका काम उनकी टीम में से कौन करने वाला है, आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल कौन हैंडल करने वाला है, आपका फेसबुक पेज कौन हैंडल करने वाला है, आपका इंस्टाग्राम पेज कौन हैंडल करने वाला है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसने किस तरीके का काम किया है इन पर्टिकुलर डोमेन में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉस्ट। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये लॉन्ग टर्म गेम है, आप डिजिटल मार्केटिंग को लेके एकदम ओवरनाइट सब कुछ टर्न आउट नहीं कर सकते। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एजेंसी को हायर करते हैं और वो कहते हैं कि टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। टाइम तो लगता है, बट 6 महीने बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि आपका सारा पैसा वेस्ट हुआ, आपका सारा क्रिटिकल टाइम वेस्ट हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो 8,000 रुपये महीने से ज़्यादा जो भी एजेंसी चार्ज कर रही है वो आपको चर्न आउट कर रही है, तो उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। अगर मैं बात करूं कि चौथा चेकलिस्ट का जो पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो कोई कॉम्प्लीमेंट्री सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं। अगर वो किसी डॉक्टर की मार्केटिंग करते हैं या किसी हॉस्पिटल की मार्केटिंग करते हैं तो ऐसी एजेंसीज़ के पास ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपका स्मार्ट और कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन जो हमने डिस्कस किया था, डिजिटाइज योर क्लिनिक, वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर करते हैं। तो इससे आपके पास कोई लोड नहीं आता और एक ही एजेंसी आपका सारा काम देख रही होती है, तो आपकी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एजेंसीज़ ये ऑफ़र करती हैं। अब 5वें पॉइंट पे हम आते हैं। 5वां पॉइंट ये है कि आपका कंटेंट जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज़ होने वाला है, क्या वो एजेंसी बनाने वाली है या कहीं वो ऐसा तो नहीं कह रही है कि आप उसको कंटेंट क्रिएट करके दें और फिर वो उसको पॉलिश करके और उसको अच्छे वे में उसका ग्राफिक डिज़ाइन करके उसको पब्लिश करेगी। आपका हमेशा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो एजेंसी को आप पैसा दे रहे हैं कंटेंट वो क्रिएट करें और आपके पास वो बस रिव्यू और अप्रूवल के लिए आना चाहिए, और फिर उसका ग्राफिक डिज़ाइन हो या पॉडकास्ट है तो पॉडकास्ट डिज़ाइन हो, फिर वो फाइनल अप्रूवल के लिए आपके पास आना चाहिए। तो हमारी चेकलिस्ट का जो 6 पॉइंट है वो ये है कि वो आपको कोई सर्टेन गारंटी दे रहे हैं कि नहीं विद अ मैट्रिक्स, कि वो आपसे इतना पैसा ले रहे हैं, आपके लिए इतना काम करेंगे, या अपने डिलीवरेबल्स का कोई कमिटमेंट दे रहे हैं कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो एजेंसी कॉन्फिडेंट है, कोई गारंटी नहीं होती इस चीज़ में, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स तो हर एजेंसी ऑफर करती है जो भी स्टैंडर्ड काम कर रही है।